गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़े थे भारत में और विश्व में मुद्रण का इतिहास, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इसमें हम लोगों ने पढ़ा किस तरह मुद्रण का विकास हुआ और मुद्रण की क्या आवश्यकता पड़ी कि इसका आविष्कार हुआ। और हमारे विश्व के बहुत सारे ऐसे आविष्कारक थे जिन्होंने मुद्रण के यंत्र में लगातार प्रयास किए और वो इस समय था। और एक आज का समय है कि हमारे घर सुबह होते होते ही मुद्रित की हुई नई समाचार के पेपर हमारे यहाँ उपलब्ध रहता है और सुबह सुबह हम देश दुनिया की खबरों को हम जान पाते हैं। इसमें हम लोगों ने ये भी जाना कि सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई। चीन का ही श्रेय जाता है मुद्रण के इतिहास का, मुद्रा का इतिहास का, और चीन में ही सबसे पहले इसका आविष्कार हुआ था। बाद में जितनी भी उसमें अशुद्धियां थी, जैसे लगभग 40,000 वर्ण थे, अक्षर थे, जापान और चाइना को मिलाकर, तो 40,000 अक्षरों को सहेज कर रखना, सुरक्षित रखना, ये बहुत ही कठिन काम था। लेकिन इसके बाद जैसे ही इसकी विकास की प्रक्रिया तेज हुई तो गुटेनबर्ग ने अंततः इसको कर दिखाया और उसने ऐसे मुद्रण यंत्र का आविष्कार किया जो कि काफी सहज था और सुगम था। गुटेनबर्ग जर्मनी के मेंज नगर में गुटेनबर्ग ने एक कृषक जमींदार व्यापारी वर्ग में जन्म लिया था। यह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने वाली जो मशीनें थी, तेल और जैतून पेरने वाली जो मशीनें थी, इससे ये काफी परिचित थे, मशीनों से काफी परिचित थे। तेल पेरने वाली, जैतून की तेल निकालने वाली इस मशीनों के काफी इर्द गिर्द रहते थे और उस मशीनों के बारे में वो काफी जानते थे। गुटेन ने अपने ज्ञान और अनुभव से जो टुकड़ों में बिखरे हुए थे मुद्रण कला, उसको ऐतिहासिक स्रोत को संगठित और गठित करने का पूर्णतः प्रयास किया। यानी जो भी बिखरे हुए थे टाइपों में, जो भी मुद्रण के अक्षर जो बिखरे हुए थे, उसको उन्होंने काफी सहेजा और संगठित किया। इसके लिए उन्होंने पंच, मैट्रिक्स, मोल्ड आदि बनाने तथा योजनाबद्ध तरीके से कार्य को उन्होंने शुरू किया। गुटेनबर्ग ने पंच, मोल्ड और मैट्रिक्स आदि बनाने पर जोर दिया और इसको योजनाबद्ध तरीके से इस कार्य को उन्होंने शुरू किया। उन्होंने सीसा, टीन और बिस्मथ धातुओं से उचित मिश्र धातु बनाने का तरीका भी ढूंढ निकाला। शीशे का चयन सस्ता और स्याही के स्थानांतरण करने की क्षमता के कारण किया गया। यानी शीशे का उपयोग सस्ता था और स्याही के जो स्याही यूज किया जाता, उपयोग किया जाता, वो स्याही के स्थानांतरण करने की क्षमता के कारण किया जाता। स्याही बिखर जाता था, स्याही थोड़ा सा फैल जाता था, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने इसका उपयोग किया, शीशे का चयन किया। और रांगा यानी टीन का उपयोग उसकी कठोरता और गलाने के गुणों से किया गया। यानी टीन की जो गुण थे, कठोरता और उसको गलाने के लिए इसका उपयोग उन्होंने किया। गुटेनबर्ग ने आवश्यकता के अनुसार मुद्रण स्याही भी बनाई, मुद्रित करने वाली स्याही का आविष्कार भी उन्होंने किया तथा हैंड प्रेस का प्रथम मुद्रण कार्य संपन्न करने में प्रयोग किया। यानी हैंड प्रेस जो था, आप लोग की किताब में उसका फिगर दिया हुआ है, फोटो दिया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। यानी प्रयोग किया। इस हैंड प्रेस से लकड़ी के चौखट में दो समतल भाग, लकड़ी के चौखट थे और उसमें दो समतल भाग, प्लेट एवं बेड, एक के नीचे दूसरा समानांतर रूप से रखे गए थे। एक के नीचे दूसरा समानांतर रूप से रखे गए थे। कंपोज किया हुआ टाइप मेटल बेड पर कस किया जाता था। कंपोज पर उस पर कस किया, यानी कस दिया जाता था, उसको बढ़िया से बैठा दिया जाता था। और स्याही लगाकर काजल रखकर प्लेट द्वारा दबाकर मुद्रित किया जाता था। यानी
एक खंबा था लकड़ी का और उसके बीच में मोड़ था और नीचे लकड़ी का प्लेट था, एक ऊपर प्लेट था, नीचे स्याही लगाकर ऊपर और नीचे पेपर रख के उसको घुमाने पर वो जाके नीचे बैठता था और ऊपर आता था। तो इससे मुद्रित होता था। तो वो मुद्रित की हुई अक्षर और उसमें साफ सुथरी दिखती थी। जो पिछली बार जो लोग और भी मुद्रण करते थे उससे ये साफ सुथरी होने लगी, अच्छी होने लगी। और इस प्रकार एक सुस्पष्ट, सस्ता और शीघ्र कार्य करने वाला गुटेनबर्ग का ऐतिहासिक मुद्रण जो है वो 1440 वर्ष में शुरू हुआ। यानी 1440 वर्ष में इस मुद्रण यंत्र का उन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। फर्स्ट बार गुटेनबर्ग को एक सुनार साहूकार ने बाइबिल छापने का ठेका प्राप्त हुआ। यानी बाइबिल छापने का उन्होंने ठेका दिया सर्वप्रथम गुटेनबर्ग को, एक सुनार ने। ऐसा माना जाता है कि पुराने जो 42 लाइन एवं 36 लाइन के बाइबिल गुटेनबर्ग द्वारा छापे गए। 42 और 36 लाइन की जो बाइबिल थी वो गुटेनबर्ग के द्वारा छापी गए। हालांकि इन पर प्रकाशन की कोई तारीख अंकित नहीं है कि ये कब की प्रकाशित की हुई है, तो इससे उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि कब ये प्रकाशित की गई है। 421 लाइन वाले बाइबिल का मुद्रण गुटेनबर्ग द्वारा शुरू किया गया, लेकिन फर्स्ट और सुगोफर दो थे और आदमी थे दो, फर्स्ट और सुगोफर द्वारा इसे पूर्ण किया गया, क्योंकि दोनों ने गुटेनबर्ग के प्रेस को कोर्ट की डिग्री द्वारा अपने अधिकार में कर दिया था। यानी गुटेनबर्ग के जो प्रेस थे उसको कोर्ट में पेश करके और कोर्ट के आदेश से उस प्रेस को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। इसीलिए बाइबिल कहा कि उन्होंने हमने छापा है। और यही का मुद्रण एवं हैंड प्रेस का विकास कर 36 लाइन में बाइबिल को 1448 ईस्वी में छापा। पुनः गुटेनबर्ग ने 1448 ईस्वी में मुद्रण और हैंड प्रेस का उन्होंने फिर विकास किया और 36 लाइन में बाइबिल को छापा। इसके बाद सुगोफर ने इंडल्जेंस नामक पुस्तक भी छापी। हालांकि बहुत सारे विवाद हुए, जिसमें मेज में शुरू होकर पूर्णता को पहुंची मुद्रण कला का प्रसार शीघ्रता से यूरोपीय देश और अन्य स्थानों में हुआ। यानी बहुत से उसमें आपको विवाद भी हुए। बहुत से विवादों में घिरने के बावजूद भी ये मुद्रण कला का इतिहास यूरोप के सारे क्षेत्रों में फैल गया और आगे चलकर पुनर्जागरण का और व्यापारिक क्रांति के केंद्र के रूप में इन्होंने इस मुद्रण कला की अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। बाद में 1475 ईस्वी में सर विलियम कैल्स्टन मुद्रण कला को इंग्लैंड लाए, तब वेस्ट मिनिस्टर कस्बे में उनका प्रथम प्रेस स्थापित हुआ। पुर्तगाल में इसकी शुरुआत 1544 ईस्वी में हुई। तत्पश्चात यह आधुनिक रूप से विश्व के अन्य देशों में पहुंचा। यानी धीरे धीरे इसका इतिहास बढ़ते चला गया, इसका विकास होते चला गया और धीरे धीरे इसने पूरे विश्व के देशों में अपना कब्जा कर लिया। तो ये था आप लोगों का आज का वीडियो, जिसमें गुटेनबर्ग ने किस तरह मुद्रण कला का विकास किया और किस तरह ये यूरोप के अन्य देशों में पहुंचा, इसके बारे में हम लोग जाना। अगले वीडियो में हम इसका मुद्रण की जो क्रांति हुई उसके बारे में पढ़ेंगे और भारत में मुद्रण कला का इतिहास, प्रेस का इतिहास क्या रहा, प्रेस की विकास कैसे हुई, ये इन बातें को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।